सोशल साइंस कॉमन टॉपिक सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूएनओ के बारे में। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्जाम है या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, जितना मैं आज आपको एनिमेशन के साथ इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करवाऊंगा ना, उससे बार आपको किसी भी एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस टॉपिक को करते हैं शुरू। तो बेटा हमारे टॉपिक का नाम है यूएनओ। बेसिकली आपको ना एग्जाम में सबसे पहले तो इसकी ना फुल फॉर्म आ सकती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएनओ, तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर जो यू है उसका मतलब होता है यूनाइटेड, का मतलब नेशन, और ओ का मतलब यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन। मिला के क्या बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये ना शुरू से लेके एंडिंग तक वीडियो देख के अच्छी तरह पता चल जाएगा यूएनओ क्या है, क्यों बना था, इसकी हिस्ट्री क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आगे मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। फुल फॉर्म के बाद ना हम इसकी ना इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। यूएनओ किसके बारे में है, यूएनओ चीज क्या होती है भाई। जो यूएनओ है ना वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, ऐसे समझ लो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, वैसे ही एक बहुत सारी कंट्रीज की ग्रुप है जो यूएनओ में शामिल है। कोई भी कॉपी और पेन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये ध्यान से वीडियो लेक्चर अच्छी तरह सुन लो। इसके जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मत जाना, कोई भी लिंक नहीं है, मैं आगे बताऊंगा नोट्स कैसे ले सकते हो आप। और नोट्स के साथ साथ मैंने 200 एमसीक्यूज विद आंसर डाल दिए हैं, जिससे आपको ये टॉपिक समझने के बाद आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी एग्जाम को बिना डरे हुए फेस कर सकते हो। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम क्या है, यूएनओ बनाया क्यों गया था। इट्स एम प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस। पीस का मतलब होता है शांति बनाए रखने के लिए ये यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है सहयोग देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ये यूएनओ का बेसिक एम है, इट इज द बेसिक एम ऑफ द यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे बड़ा सवाल, हाँ भी ये क्यों बनाएगी, ऐसा क्या कांड हुआ था जिसके चक्कर में यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, तो वो हमें हिस्ट्री में पता चलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो हिस्ट्री में आपने ये याद रखना है वर्ल्ड वार 2 के बारे में। जो वर्ल्ड वार 2 हुई थी ना, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई चली थी, आसपास में डर का माहौल था, लोगों की जॉब्स चली गई थी। मतलब जो कोरोना वक्त में हमारे साथ हुआ था ना, वो वर्ल्ड वार 2 में उससे 10 गुना ज्यादा इसके इम्पैक्ट देखने को मिले थे। वर्ल्ड वार का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे देश आपस में लड़ाई करते हैं। वर्ल्ड वार 2 में ना सभी देशवासियों के हाथ खड़े हो गए थे, हाँ भी इतना ज्यादा नुकसान हो गया, अब ना हम ना इसको बंद करना चाहिए वर्ल्ड वार को। और वर्ल्ड वार 2 की टाइमिंग क्या है, 1939 से लेके 1945 की है। अभी हम वर्ल्ड वार क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक तो यूएनओ है। तो यूएनओ जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, जो वर्ल्ड वार 2 की लास्ट डेट मैंने बोली ना 1945 में सभी के जब हाथ खड़े हो गए, चारों तरफ लाशें लाशें थी, तो बहुत सारी कंट्रीज, बताऊंगा कितनी, बहुत सारी कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट किया और यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जो कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। लास्ट डेट क्या थी वर्ल्ड वार 2 की, 1945। तो 24 अक्टूबर को जब वर्ल्ड वार पूरी तरह खत्म होगी, तो एक शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे देशों ने एग्रीमेंट किया। इसके चलते हुए ये बोला गया कि हाँ, हमने सभी तरफ पीस लेके आना, सिक्योरिटी देनी है और कोऑपरेशन, सहयोग देना है एक दूसरे का, कोई भी अब किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। यहाँ पर आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, जैसे इसका बेसिक एम क्या है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। तो ये इस डेट को पकड़ते हैं, 24 अक्टूबर को हर साल यूएनओ डे मनाया जाता है। तो यूएनओ की स्थापना एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह ही समझ लो, जैसे आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना दो, हाँ भी हमें जहां पर भी क्राइम मिले ना, हमने व्हाट्सएप पर वो मैसेज और लोकेशन भेज देनी है, हम पुलिस को बुलाएंगे। ऐसा ही कुछ ग्रुप था जिसमें क्या था, 51 कंट्रीज, याद रखना 51 कंट्रीज ने ये साइन किया था, और जिसके चलते हुए एक यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। आई होप आपको इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह आपको समझ आ गया। और जो 51 कंट्रीज थी ना, वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको लिस्ट कर रहा हूँ, वो सारी कंट्री, ये वाली सारी कंट्रीज है जिन्होंने यूएनओ की स्थापना की, स्टार्टिंग में साइन किया। और आज के समय में कितने मेंबर्स है, वो सारा जब जब आप इस सारी वीडियो को देखोगे आपको अच्छी तरह ये टॉपिक क्लियर होता रहेगा। आगे हम ना यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। इसी भी एग्जाम में ना स्टैब्लिशमेंट के ऊपर ना बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितना मैं करवाऊंगा उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। स्टैब्लिशमेंट डेट सबसे पहले आ जाती है, जो मैंने पहले ही बता दी है, वो है 24 अक्टूबर 1945। 24
अक्टूबर 1945 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कोई भी चीज की जब इस्टेब्लिशमेंट होती है ना तो ऐसे नहीं इस्टेब्लिशमेंट हो जाती, उसके लिए बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और मीटिंग्स लेनी पड़ती हैं। और मीटिंग्स को यहाँ पर क्या बोला गया था, कॉन्फ्रेंस। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है मीटिंग हुई थी। मीटिंग कहाँ पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को, एक यूएसए में जगह है। इस मीटिंग का नाम ही इसके शहर के ऊपर रख दिया गया, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। मतलब यूएसए में एक जगह है, वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर मीटिंग हुई, जहां पर डिसाइड किया गया 24 अक्टूबर 1945 को हाँ भी एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होना चाहिए, जिसका नाम क्या रखा गया था, यूएनओ रखा गया था। आगे अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, हेडक्वार्टर मतलब क्या होता है, जहां पर सारी कागजी कार्रवाई होती है, जहां पर ऑफिस है ऐसे बोल सकते हो। तो इसका ऑफिस कहाँ पर है, यूएसए न्यूयॉर्क। मतलब यूएसए में एक जगह है न्यूयॉर्क, यहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, जो आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में भी आ सकता है। आगे बात करें फाउंडिंग मेंबर्स, मतलब कौन से मेंबर्स, मेंबर यहाँ पर ना, मेंबर्स का मतलब होगा कंट्रीज, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर्स में आपने याद रखना है कितने देश थे। मैंने इंट्रोडक्शन में पहले भी कुछ चीजें बता दी है, तो आपकी रिवाइज होती रहेगी। 51 कंट्रीज आर फाउंडिंग मेंबर, मतलब जिन्होंने बनाया था यूएनओ को। और एट प्रेजेंट 193 देश जो है वो है इसके मेंबरशिप में शामिल है। आपके दिमाग में आया होगा हाँ भी इंडिया क्या इसका मेंबर है, हाँ भी इंडिया भी इसका यूएनओ का मेंबर है। इंडिया कब इसका मेंबरशिप मिली थी इंडिया को, 30 अक्टूबर 1945, मतलब 30 अक्टूबर को 1945, हाँ जी, आजादी से 2 साल पहले की बात है, इंडिया इसका मेंबर बन गया था। और अगर आपने प्रेजेंटली वाले 193 मेंबर्स आपने देखने हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर आपको मैं शो कर रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्कैन करके देख सकते हो कौन कौन से देश हैं जो इसके मेंबर्स में हैं। आपका कंसेप्ट बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन चीजों से। आगे बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो यूएनओ है, जो हेडक्वार्टर्स मैंने यहाँ पर लिखवाया है न्यूयॉर्क सिटी में है, जो यूएसए में है, वहां पर कौन सी लैंग्वेज में काम होता है मोस्टली। तो इसमें आपने याद रखना है 6 लैंग्वेजेस। 6 लैंग्वेजेस में ये हेडक्वार्टर में या यूएनओ में काम चलता है। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है वो आपको एग्जाम में प्रॉपर आ सकता है। पहली लैंग्वेज है इंग्लिश, दूसरी है फ्रेंच, तीसरी है स्पेनिश, चौथी है चाइनीस, पांचवी है रशियन एंड लास्ट वन इज अरेबिक। ये सारी लैंग्वेज के ऊपर यूएनओ में काम चलता है। सारा का सारा काम इन लैंग्वेज में ही होता है। आई होप आपको एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जितना भी कंसेप्ट मैंने करवाया है आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आगे हम टॉपिक में बात कर लेते हैं जो यूएनओ है उसके क्या क्या एम्स हो सकते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मतलब यूएनओ को क्यों बनाया गया, इसके पीछे एम क्या है। यू कैन आल्सो कॉल इट्स फंक्शंस, मतलब यूएनओ के फंक्शंस क्या क्या है वो सारे के सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहला इसका एम क्या है, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको जैसे पता है। इसका बेसिक एम क्या है कि वर्ल्ड में शांति बनाए रखना और सिक्योरिटी बनाए रखना। मतलब सिक्योरिटी, अगर कोई किसी के हमला ना करे, ये सारी चीजों को देखना ताकि दोबारा वर्ल्ड वार जैसी कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े किसी भी समय में। अब इंटरनेशनल पीस यहाँ पर लिखा है ना, इंटरनेशनल का मतलब होता है पूरी दुनिया में। जैसे किसी भी स्टेट की कोई पुलिस होती है, वो स्टेट को सिक्योरिटी देती है, उस स्टेट की पीस बनाए रखने में हेल्प करती है, वैसे ही दुनिया की पीस यूएनओ बनाता है। अब इंटरनेशनल पीस, शांति कैसे मिलेगी, अगर किसी की लड़ाई झगड़ों को सुलझाया जा सके। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, बाय रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ कंट्रीज। रिजॉल्व का मतलब होता है उसको सॉल्व करना, और डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। मतलब जो कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं उसको रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करती है। जैसे हमारे कोर्ट्स नहीं होते, यहाँ पर दो पक्षों में आपस में सुना जाता है, फिर जज फैसला सुनाता है। तो यूएनओ के जज की तरह ही होता है। अगर किसी देश के साथ बुरा हुआ, पूरे के पूरे देश ने किसी देश के ऊपर हमला कर दिया, तो यूएनओ उसकी सुनवाई करता है, उसको सोल्व करने की कोशिश करता है। इंटरनेशनल पीस जिससे दुनिया में बना रहे। उसके बाद अगला इसका एम बोल दो, ऑब्जेक्टिव्स बोल दो या फंक्शंस बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। जो है प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी विश्व में ये प्रमोट करती है ह्यूमंस के राइट्स को। तो इलीगल जैसे स्मगलिंग हो रही है, वुमेन्स की हो रही है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, या बच्चों की किडनैपिंग हो रही है चाइल्ड लेबर के लिए, तो ये सारे के सारा देखता है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। मतलब कोई देश ऐसा ना करे भाई, ये पूरी की पूरी निगरानी रखता है। जो भी ह्यूमंस के राइट्स बनते हैं किसी भी देश में छीने जाते हैं, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई करता है। 2 पॉइंट समझ आ गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करता है। इकोनॉमिक्स का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था होती है, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास होना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी यूएनओ काम करता है। यूएनओ का ये मानना है सभी के सभी देश अमीर होने चाहिए, सभी के सभी देश बढ़िया तरक्की करें, कोई भी गरीब ना हो, ये उसका मेन एम है। तो बेसिकली इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है और पॉवर्टी को रिड्यूस
करने के लिए यहाँ पर यूएनओ में वर्क होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी डेवलपमेंट हम किसी भी रिसोर्स का मिसयूज ना करें ताकि वो रिसोर्स फ्यूचर के लिए बचा रहे। हमें अपने रिसोर्स को जैसे मिसयूज नहीं करना चाहिए। पेड़ों को काट रहे हैं, बाद में हमें पता चला भाई हाँ भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, तो ये सारे के सारी चीजों के ऊपर काम करता है। इसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना रिसोर्स। और दूसरा पॉवर्टी रिडक्शन में मतलब वो बोलता है हाँ भी गरीबी कम होनी चाहिए, मतलब सभी को रोजगार मिलना चाहिए, सभी पढ़े लिखे होने चाहिए, उसके ऊपर भी काम करता है यूएनओ, ताकि कोई भी देश पीछे ना रह सके। 3 पॉइंट समझ आ गए। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, प्रमोट्स इंटरनेशनल लॉज। यूएनओ प्रमोट करता है हाँ भी जो लॉज उसने बनाए हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंटरनेशनली सभी के ऊपर सेमली लागू हुआ है। ऐसे ना हो कोई इसका लॉ नहीं मान रहा, कोई मान रहा है कोई देश, ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा। इसका अगला पॉइंट है डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन एड्स। इसमें आपने याद रखना है ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करता है यूएनओ। ह्यूमैनिटी के लिए क्या काम होता है? मान लो आप कोई सड़क पे जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करोगे, बेचारों की जान बचाओगे, तो इसको तो बोलते हैं मानवता के लिए काम करना। तो ऐसा ही कुछ यूएनओ भी करता है। इसमें क्या है, वाइड रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स फॉर वार्स एक्सेट्रा, मतलब वो रिलीफ प्रोवाइड करता है। रिलीफ का मतलब क्या होता है? राहत प्रोवाइड करता है। कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, किसी भी देश में अर्थक्वेक ज्यादा आ गया, तो उनके पास बेचारों के देश के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास, उनको पैसे की हेल्प दे देता है। और वार्स के ड्यूरिंग अगर कोई वार लग जाती है तो वो हेल्प पूरी की पूरी करता है, ताकि सभी देश मिलजुल के काम कर सके, कोऑपरेशन के साथ काम कर सके। ही यूएनओ के बेसिक एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको फंक्शन भी बोल सकते हो। आई होप आपको ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स वाला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ तक कंसेप्ट करने के बाद आगे हम डिस्कस कर लेते हैं जो यूएनओ है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर हमने ये डिस्कस करना है यूएनओ कितने पार्ट्स में डिवाइड है। बेसिकली जैसे हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आईज का काम होता है देखना, ईयर का काम होता है सुनना, एक्सेप्ट। वैसे ही यूएनओ में कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कीप ऑलवेज इन माइंड दैट यूएनओ हैज 6 ऑर्गन, मतलब यूएनओ के 6 बॉडी पार्ट हैं। पहले मैं पार्ट्स के नाम बता देता हूँ, फिर एक एक करके सभी को डिस्कस बढ़िया तरीके से करेंगे। सबसे पहले है जनरल असेंबली, उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ वन इज सेक्रेटरीट, सिक्स्थ वन इज ट्रस्टशिप काउंसिल। इसको आप ना उल्टा पुल्टा याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए एक एक करके इसको प्रॉपर डिस्कस करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट का क्या क्या काम है। जो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, असेंबली का मतलब क्या होता है? हमारे स्कूल्स में भी असेंबलीज होती है, यहाँ पर प्रेयर के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, हाँ भी आज स्कूल में ये होगा या कॉलेजेस में ये होगा। तो जनरल असेंबली में क्या होता है? ग्लोबली जो भी इश्यूज हैं उसके ऊपर डिस्कस होता है। जैसे कोरोना आ गया तो यूएनओ में जितने भी मेंबर्स देश होते हैं 193, वो सभी देश का एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, वहां पर डिस्कशन होती है, हाँ भी अगला स्टेप क्या होना चाहिए, वो सारा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगली बात आपने ये याद रखनी है, ईच कंट्री हैज 1 वोट, मतलब ईच कंट्री बोल दो या स्टेट बोल दो, एक ही वोट होती है। 193 मेंबर होते हैं, जिसमें से हर एक कंट्री का एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है और वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अब वोट यहाँ पर आए ना, तो वोट सिस्टम से चलता है। मान लो उन्होंने कोई यूएनओ ने कोई नया रूल बनाना है, तो वो क्या करेंगे? 193 देशों के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेंगे। अगर मैक्सिमम हाथ खड़े होते हैं हाँ भी ये रूल बनना चाहिए, तो वोट के जरिए वो जनरल असेंबली में वो डिस्कशन होता है, उसके ऊपर डिबेट होती है और वो रूल बन जाता है। तो ये है बेसिक जनरल असेंबली का ऑर्गन का काम। और जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। आई होप आपको फर्स्ट ऑर्गन के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल वाले बॉडी पार्ट को डिस्कस। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? हाँ भी सुरक्षा प्रोवाइड कराना। सुरक्षा किससे प्रोवाइड कराना? लड़ाई झगड़ों से। तो इसका एम क्या है? मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, पूरी की पूरी ग्लोबल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी और पीस प्रोवाइड कराना इस काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। इस सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, मतलब 15 देश इसके मेंबर बन सकते हैं, ये रूल है। और इनमें से 5 मेंबर परमानेंट होंगे और 10 मेंबर्स क्या होंगे? रोटेटिंग होंगे, जो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। जो 5 मेंबर्स हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते, परमानेंट मेंबर बोले जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आए हाँ भी परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से हैं, तो वो आपने याद रखने हैं। इसमें पहला देश है चाइना, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रशिया, चौथा है यूनाइटेड किंगडम यूके, और पांचवा है लास्ट वन इज यूएसए। ये 5 के 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ के। और जो रोटेटिंग मेंबर्स होते हैं ना, वो हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। एक से ज्यादा बार भी एक देश मेंबर बन सकता है। जब 193 मेंबर कंप्लीट होंगे तो दोबारा से शुरू हो जाएगा ये काम। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो परमानेंट मेंबर है उनके पास तो होती है भाई वीटो पावर, और जो टेम्परेरी मतलब
रोटेटिंग मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल, हाँ भी ये वीटो पावर होता क्या है? बेसिकली वीटो पावर का मतलब क्या होता है? अगर कोई देश किसी भी देश के ऊपर हमला करता है, फॉर एग्जांपल परमानेंट मेंबर्स के ऊपर ले लेते हैं, परमानेंट मेंबर, ये सारे परमानेंट मेंबर है, मान लो किसी ने यूएस के ऊपर अटैक कर दिया, तो यूएस से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी वोटिंग सिस्टम के वो देश क्या कर सकता है? वो उस देश के ऊपर अटैक कर देगा। हाँ भी उसने नहीं पूछना। वीटो पावर का मतलब क्या हुआ? हाँ भी अगर परमानेंट मेंबर्स के साथ कोई भी देश पंगा लेता है, उसके ऊपर अटैक करता है, तो वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिसमें क्या है, यूएनओ के पास उसको नहीं जाना पड़ेगा देश को, उसके पास वीटो पावर है, वो उस देश के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है विदाउट एनी परमिशन। अब बात करते हैं, अगर किसी भी नॉन परमानेंट मेंबर के ऊपर हमला कर दिया तो बेचारा वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, तो वो जाएगा सीधा का सीधा यूएनओ के पास। अभी मेरे ऊपर हमला किया है, वो क्या करेंगे? वोटिंग करवाएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? टोटल 15 मेंबर। तो 15 में से अगर 9 की यस होती है, हाँ भी इस देश के साथ गलत हुआ है, हमें भी अटैक करना चाहिए, तब वो देश जाके अटैक कर सकता है, ऐसे नहीं अटैक कर सकता। तो यही वीटो पावर का मतलब होता है। अब ये समझ दो, ये परमानेंट मेंबर है ना, जो इन 5 देशों के साथ कोई भी पंगा नहीं लेता, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है, इन्होंने किसी से नहीं पूछना, इन्होंने जाके ठोक देना सीधा। तो एक क्वेश्चन ना पीछे एमसीक्यूज में आया था एक एग्जाम में, उसमें क्या पूछा गया था, इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से सबसे ज्यादा वीटो पावर किसने यूज किया है? तो वो है रशिया। रशिया ने सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अब बात रही नॉन परमानेंट मेंबर या रोटेटिंग मेंबर, वो कौन कौन से हैं? अगर आपने पता लगाना है तो यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर क्यूआर शो कर रहा हूँ, इसको स्कैन करके, स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कर लो, आपको पता चल जाएगा एट प्रेजेंटली, जब भी आप वीडियो देखोगे एट प्रेजेंटली कौन कौन से देश जो है 10 है वो रोटेटिंग मेंबर इस समय में है। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट बढ़िया और भी क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा फंडा पता चल गया। ये सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं रोटेटिंग। वीटो पावर का समझ आ गया। 15 में से 9 वाली वोटिंग कब होएगी? जब नॉन परमानेंट मेंबर के ऊपर कोई हमला करता है, तो वो वीटो पावर का यूज करता है, अगर 9 वोट आ जाएंगी उनके पास। और लास्ट में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? यूएसए में, न्यूयॉर्क में। आई होप आपको 2 बॉडी पार्ट अच्छी तरह समझ आ गए। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? ECOSOC। एब्रिविएशन भी आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। ये समाज में किसके लिए काम करता है? इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट एफर्ट्स करता है। मतलब इकोनॉमिक्स का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था को सही करने की कोशिश करता है, हाँ भी सभी देश बराबरी से चले। और सोशल मतलब सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है उसको देख रेख करता है, बैलेंस बना के रखने में हेल्प करता है। और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी काम है, वो जो भी टास्क है, ये वाला ऑर्गन इसको रेगुलेट करता है, इसको देखता है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगला बॉडी पार्ट 4th वाला डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको क्या बोला जाता है? ICJ। यहाँ पर कोर्ट आ गया। कोर्ट वर्ड का यूज कहाँ पर होता है? जहाँ पर लड़ाई झगड़े सुलझाए जाते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। स्टेट्स के बीच में, देश के बीच में जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं, जगह को लेके डिस्प्यूट है, जैसे इंडिया वाले बोलते हैं जब जम्मू कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान में बोलते हैं वो हमारा है, जम्मू कश्मीर है। इस चीज को, डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए यहाँ पर अर्जी लगा सकता है कोई भी देश, हाँ भी हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो आप कुछ करो। मतलब सारे के सारे डिस्प्यूट्स जो है वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में संभाले जाते हैं, सुलझाए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर का मतलब होता है जहाँ पर मेन काम करता है, तो इसका हेडक्वार्टर थोड़ा सा चेंज है, बाकी सभी का सेम है, एक इसका ही चेंज है। कौन सी जगह पर है? नीदरलैंड में एक जगह है हेग, वहां पर है इसका हेडक्वार्टर। तो आपको एमसीक्यूज में आ सकता है ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क नहीं लगाना, वो अलग है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में, द हेग में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद 5th वन डिस्कस करते हैं सेक्रेटरीट ऑर्गन के बारे में। जो सेक्रेटरीट है उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के काम होते हैं, जैसे आपके कॉलेजेस में या स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव वाली ब्रांच होगी, वो क्या करेगी? फीस वगैरह जमा करेगी, वो सारे काम करेगी, एप्लीकेशन कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ही सारा काम होता है, कितना फंड किस देश को देना है, मतलब कौन सी राहत कैसे पहुंचानी है, कौन सा देश को हेल्प करनी है पैसों की। और इसका हेड कौन सा होता है? सेक्रेटरी जनरल इसका हेड होता है, बॉस होता है। एट प्रेजेंटली ये क्या स्कैन करो, आपको पता चलेगा कौन सा बंदा है, कौन सा अंग्रेज है जो इसका एट प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल है। किसका? सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट ऑर्गन का। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। और जो सेक्रेटरीट वाला हेड ऑफिस है वो भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और लास्ट बॉडी पार्ट को डिस्कस करते हैं जो है ट्रस्टशिप
कॉन्सेप्ट। बेसिकली आपके लिए खुशखबरी है, इसमें ज़्यादा आपको डाटा याद नहीं रखना पड़ेगा। आज के समय में ये वाला जो ऑर्गन है वो इनएक्टिव है, मतलब वो काम नहीं करता, वो बंद कर दिया गया। यूएनओ से रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ऐसा कौन सा यूएनओ का ऑर्गन है जो बंद कर दिया गया, जो इनएक्टिव है? वो ट्रस्टीशिप काउंसिल वाला ऑर्गन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए। सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, सिर्फ इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो जस्टिस वाला, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड में, द हेग में, जो मैंने पीछे बता दिया। आई होप ये ऑर्गन वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। और नोट्स में मैंने बड़ा अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। हाँ, याद आया नोट्स से, हमें नोट्स कैसे आप ले सकते हो। नोट्स को लेने का तरीका ये है, सिर्फ आप ये वाला क्यूआर स्कैन करो, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। इसमें 200 एमसीक्यूज भी बढ़िया तरीके से मैंने डाले हुए हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अगर ये आप 200 एमसीक्यूज रिवाइज कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम को बिंदास तरीके से आप फेस कर सकते हो। यहाँ तक कंसेप्ट डीपली करने के बाद आगे हम बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक यूएनओ का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या रहने वाला है? यूएनओ रिलेटेड एजेंसीज, मतलब ऐसी कौन कौन सी, क्या नाम क्या है एजेंसीज का जो यूएनओ के साथ जुड़ी हुई है और उनका काम क्या है। बेसिकली जैसे आप देख पा रहे हो, हम इन सभी एजेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे और ये एजेंसीज क्या क्या काम करती हैं वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल डरो ना, ये सारी एजेंसीज देख के मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले जुड़ी हुई एजेंसी है जिसका नाम क्या है? WHO। WHO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ से रिलेटेड एजेंसी है। इसकी फाउंडेशन डेट आपने याद रखनी है। फाउंडेशन डेट क्या है? 1948। याद रखने का तरीका, इंडिया की आजादी के 1 साल बाद ये वाली एजेंसी बनी थी WHO। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। यहाँ पर हेल्थ लिखा है ना, तो हेल्थ रिलेटेड जितने भी काम है पूरे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये सारा कुछ करती है। जैसे ये बहुत सारे देशों में हेल्थ सर्वे करती है, कौन सा देश है जो हेल्थ में सबसे बढ़िया है, कौन से देश की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, कौन सा देश हेल्थ लिस्ट में सबसे नीचे है, ये लिस्ट वगैरह निकालती है। अगली बात क्या करती है? हेल्थ रिलेटेड रिसर्च करती है। हाँ भी, अगर कोई नई बीमारी है, जैसे कोरोना वायरस आ गया था, उसको कैसे खत्म करना है, कोई भी डिसीज फैल रही है उसको रोकथाम कैसे करना है, रोकना कैसे है, ये सारा काम करती है। तो HIV एड्स वगैरह कैसे फैलती है, उसके क्या नुकसान है, वो पूरी की पूरी कंट्रीज को अवेयर करती है। बेसिकली जैसे हम कोई भी एजेंसी पढ़ेंगे ना, जैसा उसका नाम होएगा ना भाई, वैसा ही उसका काम होएगा। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड है तो हेल्थ रिलेटेड सारे काम ये वाली एजेंसी यूएनओ को करती है। आई होप आपको फर्स्ट अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड एजेंसी जो है यूनेस्को। इसकी प्रोनाउंसिएशन यूनेस्को ही बोला जाता है, इसको जो एब्रिविएशन लिखी है। फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर यूएन लिखा है ना, याद रखना। फर्स्ट वाले जो भी यहाँ पर यूएन यूज होएगा उसका मतलब क्या होएगा? यूनाइटेड नेशन ही होएगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो नाम है ना, वैसे इसका काम है एजुकेशन आ गया यहाँ पर। हाँ भी, पढ़ाई को अच्छा करने के लिए वर्ल्ड लेवल के ऊपर काम करती है। साइंटिफिक आ गया, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, अच्छी हो जाए। तो ऐसा जो भी जैसा नाम आएगा ना वैसा ही उसका काम होएगा। इस वाली एजेंसी की स्थापना हुई थी, फाउंडेशन हुई थी 1945 को। इसमें क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च चलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने पीछे बता दिया, रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना ताकि हम फ्यूचर के लिए उनको बचा सके, फ्यूचर जनरेशन के लिए। और एजुकेशन आ गया। हाँ भी, वर्ल्ड में एजुकेशन फॉर ऑल के लिए काम करती है। हाँ भी, कोई भी एजुकेशन से पीछे ना रह जाए। ये क्यों किया जाता है? अगर कोई देश पढ़ा होगा तभी वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होगी। मतलब हम जितनी भी एजेंसीज डिस्कस करने जा रहे हैं, इनका मेन मकसद क्या होता है? डेवलपमेंट ही होता है मेन मकसद। अगर देश की डेवलपमेंट होगी तो लोगों की डेवलपमेंट अपने आप ही डेवलप हो जाएगी लोग। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर भी काम करती है। हाँ भी, सभी को फ्रीडम है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का, बोलने का अधिकार है। ये सारी चीजों को रेगुलेट करती है, देखती है ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो समझ आ गई। अगली डिस्कस करते हैं जो क्या है? IMF। IMF का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जहां पर भी फंड वर्ड आता है ना, उसका मतलब क्या होता है? पैसे। IMF की फाउंडेशन डेट पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो है 1944। 1944 को IMF की स्थापना हुई थी और ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर ये काम करती है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ अभी स्टेबिलिटी चलती रहे, उतार चढ़ाव ना हो। मतलब कोई अमीर है कभी गरीब है देश, ऐसा ना हो। इनका मेन मकसद क्या होता है? सभी के सभी देश क्या है? इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कभी आर्थिक मंदी आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, वो देश नीचे आ गई, उसकी अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इनका ये गाइडेंस करती है सभी देशों को, हाँ भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और डेवलपमेंट होती रहे पूरी की पूरी दुनिया की। और ये देशों को फंड भी प्रोवाइड करवाती है, और जैसे फंड प्रोवाइड करवाएगी, पैसे प्रोवाइड कराएगी, तो इससे गरीबी कम होती है। तो इसका एम और भी क्या है? गरीबी को कम करना, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को मतलब नीचे लेके आना ताकि दुनिया का विकास हो सके। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसके
के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं ना, मैंने भाई सारे डाल दिए हैं। कंसेप्ट करने के बाद जब आप एमसीक्यूज करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में। उसके बाद अगली एजेंसी है यूनिसेफ। यूनिसेफ यूएन यहाँ पर आ गया। यूएन का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये वाली जो एजेंसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और बेसिकली यहाँ पर जैसे चिल्ड्रन आ गया, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, फंड का मतलब मैंने पहले बताया पैसे होता है। तो इसका मेन मकसद क्या होता है? हाँ भी चिल्ड्रंस को फंड प्रोवाइड करवाना पूरे पूरे देश में, ताकि चिल्ड्रन की एजुकेशन बढ़िया हो सके, चिल्ड्रन को सही गाइडेंस दी जा सके। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, जो में जेंडर इक्वालिटी हो, मेल और फीमेल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि देश डेवलप कर सके और बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सके, जितना बच्चों को चाहिए, जितनी कैलोरीज वगैरह चाहिए उनको मिल सके, कोई भी देश इस चीज से पीछे ना रह सके। ये सारे के सारे मॉनिटर करना, बच्चों से रिलेटेड ज्यादा काम, हेल्थ केयर करनी बच्चों की, मतलब कोई बच्चों की बीमारी फैल जाए, कोई भी देश को ओवरकम करने के लिए उसके लिए फंड चाहिए, तो ये सारा का सारा बच्चों से रिलेटेड जितने भी फंड्स हैं ये इश्यूज करती है ये वाली एजेंसी। उसके बाद अगली वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ILO। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में इस वाली ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। बेसिकली लेबर का मतलब होता है काम करने वाले लोग। तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसा इसका नाम है वैसा ही उसका काम है। लेबर के ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी भी देश में, लेबर्स को उसके राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, उसकी देखरेख करती है। कोई भी देश किसी लेबर के साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा, मतलब उनको काम ज्यादा करवा के सैलरी वगैरह कम देना, ऐसे सारे काम ये वाली ऑर्गेनाइजेशन संभालती है। इसमें क्या है? इक्वल वेजेस के ऊपर बात की जाती है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसको इक्वल सैलरी मिल सके, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। मतलब जितने भी राइट्स हैं रिलेटेड टू वर्कर्स यहाँ पर देखे जाते हैं। अगली बारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FAO। इसका मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन डेट क्या है? 1945। और इसका नाम जैसे फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, हाँ भी खाना और क्या है एग्रीकल्चर से जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है यहाँ पर सारे होते हैं। इसमें क्या है? बेसिकली फूड सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कस होती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? लोगों तक, गरीब लोगों तक सरकार द्वारा पहुंचाया जाने वाला फूड सिक्योरिटी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है ना, कहीं और तो नहीं जा रहा। ये सारी चीजों को देख रेख ये वाली एजेंसी करती है। फार्मिंग एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट फार्मिंग में लेके आने के लिए ये वाली एजेंसी उसके ऊपर काम करती है। अगली वाली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन डेट क्या है? 1944 में ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अब बैंक का बेसिकली काम क्या होता है? लोन्स प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल कंडीशन को लोगों की सुधारना। ये वाली जो एजेंसी है वर्ल्ड लेवल के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देशों की संभालती है। अगर किसी देश को लोन चाहिए तो उसको लोन प्रोवाइड करती है, टेक्निकल गाइडेंस देती है, टेक्नोलॉजी के मामले में गाइडेंस भी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन देती है। इसका मेन मकसद क्या होता है? एजुकेशन को इम्प्रूव करना लोन देके, हेल्थ सिस्टम किसी भी देश में खराब है उसको इम्प्रूव करना, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली एजेंसी उसको देख रेख करती है, उसको डेवलप करने में हेल्प करती है। अगली वाली एजेंसी है जिसका नाम है UNDP। यूएन का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस वाली एजेंसी की फॉर्मेशन डेट क्या है? 1965। अब जैसा इसका नाम होगा वैसा ही इसका काम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है ये करती है। देश में डेवलपमेंट होनी चाहिए, देश कैसे डेवलप कर सकता है, देशों को गाइड करती है, सेमिनार्स वगैरह लगाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करती है। अब जो एक टॉपिक है जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके ऊपर पिछली वाली एजेंसी भी काम कर रही थी, तो एक टॉपिक के ऊपर एक से ज्यादा एजेंसी भी काम कर सकती है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं एक ही एजेंसी का एक ही काम होता है, जैसे टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, आपकी मॉरल वैल्यूज भी क्रिएट करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं। वैसे ही एक एजेंसी एक से ज्यादा काम कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WTO, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1995 को। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन व्यापार को बेहतर करने में सारे सारे एफर्ट्स लगाती है। मतलब ट्रेड से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे यहाँ पर बनते हैं। वो कंट्रीज को गाइड करती है, हाँ भी ट्रेड ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो, ट्रेड करने से क्या है? डेवलपमेंट ज्यादा होती है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है पैसे की ग्रोथ होना, अगर पैसे की ग्रोथ होगी तो वो देश अपने आप ही डेवलप करेगा। उसके बाद अगली एजेंसी है जिसका नाम क्या है? UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इसकी फाउंडेशन डेट क्या है? 1950 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। अब रेफ्यूजी यहाँ पर वर्ड आना है, उसका मतलब क्या होता है? मान लो कोई एक देश में भूचाल आ गया, वो देश की सारी बिल्डिंग्स टूट गई, देश बेकार हो गया, तो वहां पर जो लोग जिसकी जान बची है वो उस देश को छोड़ना पड़ेगा, उनके घर तबाह हो गए, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? रेफ्यूजी बोला जाता है। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है रेफ्यूजीज का ध्यान रखती है, रेफ्यूजीज को फूड मिल रहा है कि नहीं, हेल्थ केयर मिल रही कि नहीं, सैनिटेशन
साफ सुथरी जगह मिल रही है कि नहीं, वो सारे के सारे काम इस एजेंसी द्वारा किए जाते हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर। मतलब यूएनओ की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमैनिटी के ऊपर भी काम करती है, मानवता के लिए काम करती है, भलाई के लिए भी काम करती है, जिनमें से एक ये वाली एग्जांपल है यूएनएचसीआर वाली, रेफ्यूजीज वाली। उसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, IAEA। आई का मतलब बेसिकली 99% इंटरनेशनली होएगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या बनेगी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 को। एटॉमिक एजेंसी से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस हैं देशों को ये वाली देती है। एटॉमिक एनर्जी से मतलब जैसे किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किसी देश ने कर दिया तो वो बुरी बात है। न्यूक्लियर पावर को, एटॉमिक एनर्जी को कैसे सही तरीके से यूज लेके आना है, ये सेमिनार लगाती है, देशों को गाइड करती है, ये सारा का काम करती है। उसके बाद अगली एजेंसी है जिसका नाम क्या है, UNEP। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है, एनवायरनमेंट को कैसे सही रखना है, एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के सारे काम इस वाली एजेंसी के हाथ में होते हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर। उसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, विपो, WIPO, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1967। अब प्रॉपर्टी वर्ड आ गया ना। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रॉपर्टी है, वहां पर रह कोई और रहा है, तो इसी से रिलेटेड है इसका काम। जैसे ट्रेडमार्क आपने सुना होगा, कॉपीराइट सुना होगा, इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उससे ना छीनी जाए किसी भी कारणों में चलते हुए, तो उसके ऊपर काम करती है। जैसे किसी ने कोई इन्वेंशन की है, कोई किसी को नोबेल प्राइज मिला है, गलत बंदे को मिल जाए, नाम किसी और का हो, कोई यूज और कोई कर रहा है, तो ऐसे काम अगर वर्ल्ड लेवल के ऊपर चीटिंग्स होती हैं तो उसके ऊपर देखरेख करना उस वर्ल्ड को चेतावनी देती है, ऐसा आपके देश में दोबारा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारी संपत्ति है उसके ऊपर सिर्फ हमारा ही हक है, जो हमारी इन्वेंशन है उसके ऊपर हमारा हक है। कॉपीराइट से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ पर बनते हैं और यहाँ पर रेगुलेट किए जाते हैं, देखरेख की जाती है। उसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन है UNIDO। इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1966। आपने देखा होगा सभी की स्थापना जो डेट है अलग अलग डेट्स है, तो जैसे जैसे समय आता है, जैसे जैसे टाइम जैसे होता है, वैसे यूएनओ की एजेंसीज में इंक्रीजमेंट होती है, बढ़ती है वो। तो मैंने यहाँ पर आपको बेस्ट 18 एजेंसी के बारे में करवा रहा हूँ, इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक आधा कोई भी एक्स्ट्रा है तो मैंने नोट्स में डाल दिया, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन काम क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लिखा है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब कारखाने वगैरह हो, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह लगे, ये सभी देशों में गाइडेंस देती है। हाँ भी आपके देश की भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो आपकी डेवलपमेंट होगी, लोग डेवलप करेंगे, वो देश उतनी ही डेवलपमेंट की ओर चलेगा। टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर करनी है, डेवलपमेंट कैसे लेके आ सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना, तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम करती है ताकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सके और देश डेवलप करे। अगली वाली ऑर्गेनाइजेशन है ITU, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। अब बेसिकली इसकी स्थापना कब हुई थी, 1865 को इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेशन हुई थी। अब टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ इंटरनेट्स, मोबाइल्स का यूज होना अच्छे वे में। तो ये सारे लोगों को, सारे देशों को गाइडेंस देती है कैसे हम मोबाइल फोन का, टेली कम्युनिकेशन का, इंटरनेट का कैसे बढ़िया यूज करके अपने देश की डेवलपमेंट ले सकते हैं। सेमिनार्स लगाती है, कंट्रीज में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करती है ताकि सभी देश आपस में कोऑपरेशन के साथ चले, सभी देश आगे बढ़े। डिजिटल मार्केट को कैसे यूज करना, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, मतलब जैसे हम ट्रांसफर करते हैं मनी सेफली तरीके से ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके, उसके ऊपर अवेयरनेस पैदा करना, ये सारा इसका काम होता है। उसके बाद अगली वाली एजेंसी है जिसका नाम क्या है, IFAD। इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977। अब फंड मतलब पैसे, और एग्रीकल्चर में फंड प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट पैदा करना, ये इसका काम होता है बेसिकली। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ रहा है। उसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2002 में। अब क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं किसी भी देश में, अगर क्रिमिनल सबसे ज्यादा होंगी, क्रिमिनल सोच सबसे ज्यादा होगी, तो वर्ल्ड वार जैसी संभावना देखने को मिल सकती है। तो ये क्रिमिनल्स की संभावना को कंट्रोल करने के लिए ये सारे काम करते हैं। क्रिमिनल ना हो किसी देश में, उसको देश को वार्न करती है, हाँ भाई आपके देश में अगर क्रिमिनल क्राइम्स वगैरह ज्यादा हो रही है, लिस्ट निकालती है कौन से देश क्राइम में सबसे ज्यादा ऊपर है, कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा नीचे है क्राइम में, देशों को गाइड करती है। हाँ भी क्रिमिनल सोच नहीं होनी चाहिए, जिसमें क्या है, अगर क्रिमिनलिटी ज्यादा होगी तो डेवलपमेंट कम होएगी उस देश की, उस जगह की, तो इसके ऊपर ये काम करती है। उसके बाद लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, UNHRC।
यूएनआरसी, जिसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस पैदा करना, ह्यूमन बीइंग को उसके सही राइट्स मिल रहे हैं ना सभी देशों में। ऐसे नहीं है कि किसी देश में ह्यूमंस को कम राइट दिए जा रहे हैं, उनको मारा जाता है, कुछ ऐसा ही कंडीशन हो जाती है। हाँ, अभी उनको इक्वालिटी नहीं मिलती, तो उसके ऊपर काम करती है, फोकस रखती है ये वाली एजेंसी, और सभी देशों में ह्यूमंस को बेहतर तरीके से जो राइट्स उनके हैं उनको प्रॉपरली मिल सके। आई होप ये सारी की सारी एजेंसीज आपको अच्छी तरह समझ आ गई, और ये यूएनओ ओवरऑल टॉपिक भी आपको अच्छी तरह एनिमेशन के साथ समझ आ गया। इसकी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी एग्जाम को बिंदास तरीके से फेस कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।